दोस्तों, आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं हमारे लिए आदरणीय डॉक्टर वेदव्रत आलोक, जो कि संस्कृत के प्राचार्य रहे हैं और प्राणायाम के विशेषज्ञ हैं। कई किताबें लिखी हैं और इनकी कई किताबें हम छाप भी चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इनका हमारे साथ जो हमारी सहयोगी संस्था है सत्यबोध प्रकाशन में प्रकाशन करवाने का किताबों अनुभव कैसा रहा। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार मित्रवर। प्रकाशक नहीं, आप हमारे मित्र हैं और इनसे हमारी अचानक भेंट हुई थी सब्जी बाजार में और बहुत अच्छा लगा था इनसे मिल करके। फिर पता लगा ये तो कई बातें जानते हैं, कई इनमें गुण हैं। फिर ये जब प्रकाशक बन गए थे तो ये पहले से, इनके अंदर टैलेंट तो पहले से था, पर ये जब वास्तव में इधर आ गए और सब काम छोड़कर, तब हमने कहा अच्छा पर आप हमारी पुस्तक छापेंगे? कहते हैं बहुत ज़रूर छापेंगे। अब जब तब से सिलसिला शुरू हुआ कि 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो तो वैसे तो हम चले गए थे बाहर 18 में, इनको हमने 18 में लिखी थी और इनको 22 में दी थी। तो हम भी पहले लेट हो गए, 22 में इन्होंने शुरू की, हम विदेश चले गए। फिर मगर आए, वहीं से इन्होंने कुछ भेजा। अब आए तो हम आए तो इनके लिए 3-4 पुस्तकें और दे दी हमने, और वो एक साथ ही दे दी और 2-3 महीने में छपानी थी। इन्होंने कहा ठीक है जी। इन्होंने तो अपनी ओर से देर नहीं की और खूब जल्दी जल्दी छापा और बहुत अच्छा छापा। कुछ पुस्तकें तो ऐसी छापी जैसे ये स्वामी दयानंद जी की जीवनी में उन्होंने जो अपने योग के बारे में विवरण दिया है, वो विवरण इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया हमने, तो वो इन्होंने बहुत अच्छा प्रिंट किया है। और इसके अतिरिक्त हमें कोई कष्ट नहीं दिया, हमें नहीं हुआ कष्ट। इन्होंने अपने तेज़ी से काम किया। कुछ इसमें हमारे पास पांडुलिपियाँ थीं जो कि हस्तलिखित थी, उसका प्रिंट आउट निकाला और वो प्रिंट आउट इतना अच्छा आया है कि देखते ही बनता है यार, बहुत अच्छा छापा। तो इसलिए हम सोचा कि अब तो काम इनसे ही कराएंगे, कभी भी कराएंगे। तो हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की किताबें भी इन्होंने बहुत अच्छी की हैं। अब अभी भी चल रही हैं कुछ पुस्तकें। तो ये हमारे काम तो सबसे पहले ही करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, ये जाने। देखिए, मेरा ये है कि मैं सभी के काम जल्दी करता हूँ। हमारे 2 तरह का काम होता है। एक तो जो लोग अपनी किताबें प्रकाशित करते हैं उसे सेल्फ पब्लिकेशन बोलते हैं, तो वो तो हम प्रायोरिटी से करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध लेखकों की नावल हर महीने 10-12 हम निकालते रहते हैं, वो अपने एक पेज से चलता रहता है। तो हम अब बैलेंस बना के चलते हैं कि दोनों में से कहीं भी गतिरोध ना आए, दोनों काम बढ़िया चले। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आप बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं और ग्राहक भी हैं, तो मेरे को जितने ग्राहकों का मैंने आज तक काम किया है, करीब मैं अन्य लोगों की 100 के करीब किताबें छाप चुका हूँ। सभी से इतना प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है कि मैं इस व्यवसाय में चाहे पैसा कम कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना खुशी मिलती है ये सब काम करके, ऐसा लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। एक तो आप जानते हैं मेरे परिवार में ये 3 पीढ़ी से काम हो रहा है प्रकाशन का। हाँ, तो मेरे तो दादा तो कहलाते थे, गिरधारी लाल किताब वाले कहलाते थे। तो मैं उस परंपरा का निर्वहन कर पा रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, ये मेरे लिए बहुत है। पहले आप भटक गए थे उससे। हाँ, मैं भटक गया, वापिस आ गए। अब वापस आ गया था इसी में। तो ये इनके पास जो पुस्तकें हैं, ये जो इनका भाव है कि भाई स्वयं प्रकाशित कर रहा है, कमर्शियल पर्पज से कर नहीं रहा, और ये अपने मित्रों को इनको बांटेगा और या कहीं पर फ्री बांटेगा जो भी इसके योग्य पात्र होंगे। तो इन सब कारणों से इन्होंने हमें शायद प्राथमिकता दी है और इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। आभार की बात नहीं, गुरु बहुत जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। पिताजी ने तो ये सिखाया कि ग्राहक से आटे में नमक जितना प्रॉफिट लेना चाहिए, नमक में आटा नहीं लेना चाहिए। मेरा एक भी ग्राहक नहीं कह सकता कि मैंने उससे कहीं भी ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए। उल्टे आपको भी मैंने बिल दिया था तो आपने मेरे को डांटा था कि तुम इतना कम प्रॉफिट क्यों लेते हो। ये भी मेरे को याद रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आशा करते हैं हम आपकी सेवा सदा करते रहेंगे, आपको प्रसन्न करते रहेंगे, अपनी गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेंगे। और हम भी जब कोई लिखेंगे, छपाएंगे तो आपके सिवा और कहीं नहीं जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकाशन से हट के बात करती हूँ। मेरा सवाल है, जी बेटा। आपको संस्कृत का विद्वान बोला गया,
प्राणायाम के विशेषज्ञ कहा गया। तो इतने बड़े जो आपका जीवन यात्रा में कहूँ तो उसमें संस्कृत और प्राणायाम ये चीज है, इससे क्या मतलब आपके जीवन पर का जो अनुभव रहा है, छोटा सा विस्तार आप दे दे तो अच्छा रहेगा। बेटे मैंने बचपन में से संस्कृत पढ़ी, गुरुकुल में पढ़ा, फिर मैं भी जैसे ये भटके मैं भी भटका कई रास्तों में, कहीं कॉमर्स में चला गया, कहीं दूसरे में। लेकिन फिर इस संस्कृत ने मुझे वापस खींच लिया। पिताजी का था, एक तो पिताजी के कारण से, पिताजी संस्कृत के विद्वान थे बहुत, योग के बहुत अच्छे, तो संस्कृत और योग उनसे हमने सीखा। जहाँ तक प्राणायाम की बात है, इस पर मेरे को अनुसंधान करना बहुत उपयोगी लगा, क्योंकि मुझे लगा, एक संक्षेप में बताता हूँ कि प्राण का अर्थ क्या है। हम ब्रेथ समझते हैं, सांस, पर सांस में जो प्राण तत्व आता है, जिसको ऑक्सीजन के रूप में साइंस मानती है, और उस ऑक्सीजन के पीछे भी जो प्राण तत्व है वो चेतन का भाग है, यानी कि कॉन्शियसनेस का इस फंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो मेरे को लगा कि ये वो चीज़ है जो कि शरीर और मन को जोड़ती है। तो इसलिए मैंने प्राणायाम पर अनुसंधान किया और लगा कि हाँ, मैं उसको अपने ऊपर भी अनुभव कर पा रहा था कि किस प्रकार से मन शांत होता जाता है, मन अच्छे विचार लाता, भाव अच्छे बदल जाते हैं। तो शरीर और मन को जोड़ने वाले इस प्राण तत्व पर अनुसंधान करके फिर मैं उसी में करता रहा, और अब उसी में करता कराता हूँ। प्राणायाम द्वारा अपने को भी स्वस्थ रखता हूँ और उनको भी, जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपने गुरुकुल से पढ़ाई करी है? गुरुकुल से पढ़ा बचपन में। और ये भी नहीं पता होगा कैसा अनुभव था गुरुकुल का? गुरुकुल क्योंकि का? आज के टाइम पे गुरुकुल का तो मुझे लगता नहीं वो अनुभव हमें मिलेगा, तो आपसे ही जान लेते हैं कैसा अनुभव रहा। गुरुकुल का अनुभव तो बचपन की बहुत सी यादें हैं, अच्छा है, आनंद का जीवन होता है, मस्ती का जीवन होता है। वैसे भी गुरुकुल में रहते हैं तो सब समवयस्क भी लोग होते हैं, तो मस्ती सी होती है, मस्त आनंद मुझे लगता है गुरुजी, निश्चिंतता होती है। गुरुकुल में सबसे बड़ी चीज अनुशासन सिखाई जाती है। हाँ, अनुशासन बहुत बढ़िया सिखाता है, आर्मी दिनचर्या। जैसा। हाँ, दिनचर्या। पिताजी कहते थे दिनचर्या अपनी बना लो, रोज अगर बदलना है तो बदल लो, पर जो बना लो उसको नियमित पालन करो। थोड़ा सा ये है कि कॉन्वर्सेशन से हटकर, थोड़ा सा शब्दों से हटकर जा रहे हो लोग। एक सवाल है, अभी न्यूज़ में जिस तरीके से आ रहा है कि बच्चे जो है टीचर्स की बात नहीं मानते, अध्यापक जो भी अध्यापक होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं वो, तो गुरुकुल में क्या प्रणाली रही है इस चीज़ को लेकर? भाई हमारे गुरुकुल में अध्यापक गण प्रेम से ही वश में कर लेते थे बच्चों को और प्रेम से समझाते थे। सख्ती नहीं होती थी? हाँ, ये अनुशासन की तो दृढ़ता है। अनुशासन आपने तोड़ा तो उनको थोड़ा सा दंड मिलेगा, पर बैत से पिटाई होगी या ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ। ऐसा हमारे गुरुकुल में नहीं था। और सामान्य इसी तरह से व्यवहार से, वैसा दूसरी तरह का कई प्रकार के दंड हो सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा आइसोलेट कर दो, अपने मित्रों से वैसे नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा दंड है। तो बच्चे मानते थे उस टाइम पे? हाँ, फिर कहते हैं भाई अब ये अनुशासन पालन करना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे तो नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि गुरुकुल प्रणाली ज़्यादा बेहतर। आजकल के बच्चे तो उनको तो पनिश नहीं कर सकते आप, दंड दे ही नहीं सकते, और इस तरह का दंड भी देंगे तो कहेंगे आप बच्चे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये टॉर्चर, इसको तो टॉर्चर नहीं कहेंगे। बच्चे को समझ में तो आना चाहिए कि भाई इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सिखाने दोनों का फर्ज है, माता पिता का भी और गुरु का भी। और ये जानना जरूरी है कि गुरुजी ने गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद पीएचडी की संस्कृत में, और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत के रिटायर हुए हैं। ओके। हाँ, ये समझो गुरुकुल में वो करके सिर्फ ये नहीं योग अभ्यास करा रहे हैं, बाकायदा बच्चों को पढ़ाया कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, पीएचडी की, कितनी बड़ी बात है। तो आज के समय में बच्चे संस्कृत चूज करते हैं, चुनते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं? अब शायद ट्रेंड थोड़ा सा लौटेगा, पर बीच में जो देश का शासन था उसने उसको किनारे कर दिया था, क्योंकि संस्कृत पहले जब हमारे समय में थी तब तो ये था कि एक भाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी। बाद में उसको उन्होंने विकल्प में डाला, और विकल्प में ही नहीं, उसको भारतीय भाषाओं से हटा करके विदेशी भाषाओं में डाल दिया।
ये काम श्री राजीव गांधी जी के समय में हुआ और उससे गड़बड़ हुआ, क्योंकि फिर लोगों ने कहा कि विदेशी भाषा हम क्यों पढ़ें, पढ़नी है तो वो पढ़ें जो विदेश में बोली जाती हो, और संस्कृत किसी विदेश में कहीं पर नहीं पढ़े होती बोली। भारत में एक आध गांव ऐसा हो सकता है जहाँ बोली जाती है भारत में, केरल में एक ऐसा गांव है, परंतु व्यवहार की भाषा ना हो करके ये तो साहित्य की और दर्शन की भाषा है, भारतीय शास्त्रों की भाषा है। तो आपके हिसाब से संस्कृत को पिछड़ेपन के रूप में देखा गया है? बहुत गलत है, पिछड़ापन नहीं है। संस्कृत के अंदर केवल पंडित पुरोहित नहीं होता है क्योंकि उसको यही काम करना है, संस्कार कराने है, कुछ और कराना है। उसका कार्य क्या है कि जीवन के जो सूत्र हमारे ऋषियों ने कभी लिखे, बताए, अनुभव करके उनको गहराई से समझना, वास्तव में क्या कहा उसने इसको समझना, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, अनुवाद से ही वो बात समझ में आती है। अगर संस्कृत आपने मूल पढ़ी है तो आप जान सकते हैं कि ऋषि का भाव क्या था, कहने में क्या कहना चाहता था, हमने उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो संस्कृत की आवश्यकता है आयुर्वेद आदि की दृष्टि से। उसमें अनेक विज्ञान है संस्कृत में, ये नहीं कि केवल संस्कृत जो है वो मंत्रों की और श्लोकों की भाषा ही है, उसमें विज्ञान है, जैसे आयुर्विज्ञान, वो आयुर्विज्ञान है, मेडिकल साइंस नहीं है। और औषधि का जहाँ तक प्रश्न है, आयुर्वेद के अंदर एक एक औषधि के जो गुण उन्होंने निकाले हैं, आज कंप्यूटर आपके इसमें लेबोरेटरी में भी निकाल सकते, आप नहीं बता सकते कि इस औषधि का क्या गुण है उसकी, पर उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़, किसी भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो इस तरह से उन्होंने बड़े आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अध्ययन किया था। उस गहराई को समझना अपने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। बदलने का मतलब उत्तम बनाने के लिए। हाँ, लेकिन जिस तरह से पिछड़ापन ना हो करके वो हमारा वस्तुतः प्रगतिशील बनाता है। पर ऐसा होता है कि जब बच्चे संस्कृत चूज करते हैं तो उनको एक अलग ही दृष्टिकोण से नाप दिया जाता है। हाँ, बस ये समाज में ऐसा है कि भाई जो संस्कृत पढ़ता है वो तो पंडिताई का काम करेगा और कुछ आता नहीं उसे, पंडित जी कह देते, पंडित भी नहीं कहते, पंडित बोल में बदल गया। आप रिकॉर्ड कर रही है अभी भी? ये एडिट करके करेंगे जी, बस यही 2-4 सवाल थे मेरे, बाकी नहीं और भी आप चाहें तो अगली बार आएंगे तो मुझे आप जी बिल्कुल अगली बार जरूर लेंगे। रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं और मेरे पिताजी को भी अच्छे लगते थे। वो जब पढ़ाते थे ना, कहते थे समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ये मत करना कि हाँ जी समझ में आ गया, हाँ जी, झूठी हाँ नहीं करना। हाँ जी अनुराग जी, चलिए, थैंक यू सर। आपके ऑफिस में